हाय बच्चों। आज की इस न्यू कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अभी कुछ हफ्ते पहले आपने सीखा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि आपका साइंस का चैप्टर 1 है। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में सीखा है। आज आपने उस चैप्टर में जो भी चीजें पढ़ी हैं उनके आधार पर हम आज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हल करने वाले हैं, यानी कि योग्यता आधारित प्रश्न। अब ये प्रश्न किस प्रकार के होंगे आपको पहला प्रश्न देखकर समझ आ जाएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, दिए गए चित्र में 8 एक समान दिखने वाले लोहे के कुछ ब्लॉक को एक्स और वाई व्यवस्थाओं में जमीन पर रखा हुआ है। आप यहाँ साइड में चित्र में देख सकते हैं। हर कुछ घंटों में पानी छिड़ककर एक्स और वाई ब्लॉक की व्यवस्थाओं को नम किया जाता है। 10 दिनों के बाद किस व्यवस्था में अधिक जंग लगने की संभावना है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और इसे स्वयं हल करने का प्रयास करिए। चलिए अब इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। आप सभी ने देखा होगा और आप सभी ये चीज पढ़ भी चुके हैं कि जैसे ही लोहा हवा और पानी के कांटेक्ट में आता है तो उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है। इस अभिक्रिया को जंग लगना कहते हैं, इंग्लिश में रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। तो जैसे ही लोहा ऑक्सीजन या पानी, हवा या पानी के कांटेक्ट में आएगा तो उस पे जंग लगेगा। अब प्रश्न में दोबारा से प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में वही किया जा रहा है, हर कुछ घंटों में पानी छिड़ककर एक्स और वाई ब्लॉक की व्यवस्थाओं को नम किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, 10 दिनों के बाद जब देखा जाएगा तो उनमें जंग लगेगा। अब प्रश्न में ये पूछ रहा है कि दोनों में से किसमें अधिक जंग लगेगा, है ना। अब हम ये कैसे पता करेंगे, चलिए इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों में से किसकी सतह जो है एक्स और वाई में, किसकी सतह ज्यादा हवा के कांटेक्ट में और पानी के कांटेक्ट में होगी। अगर आप देखें, यहाँ पे केवल एक्स वाले ब्लॉक में इतना हिस्सा जो है वो ऐसा है जिसपे ना तो हवा लग, यहाँ पर पानी नहीं छिड़का गया होगा और ये हवा के कांटेक्ट में भी नहीं होगा। लेकिन अगर वाई में देखें तो वाई में केवल इतना सा हिस्सा ऐसा है जो हवा और पानी के कांटेक्ट में नहीं था। मतलब ये दो हिस्से ऐसे हैं जहां पर जंग नहीं लगा होगा, है ना। ये दो हिस्से ऐसे हैं जहां पर जंग नहीं लगा होगा। तो हमें हमें हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो इन दोनों मामलों में y की सतह x की तुलना में हवा के संपर्क में अधिक है ना। इसकी सतह यहाँ पर अगर हम देखें, इसमें बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसमें जंग नहीं लगा है, इसमें छोटा हिस्सा ऐसा है जिसमें जंग नहीं लगा है। तो ज्यादा y की सतह जो है वो ज्यादा हवा के संपर्क में थी, इसलिए y x की व्यवस्था की तुलना में अधिक जंग खाएगा। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। चलिए बच्चों, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि तृप्ति ने 500 ग्राम केक मिश्रण में 1 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाया। उन्होंने मिश्रण को 5 मिनट के लिए अलग रख दिया। गीता ने भी 500 ग्राम केक मिश्रण में 1 चम्मच बेकिंग पाउडर मिलाया और उन्होंने भी मिश्रण को 5 मिनट के लिए अलग रख दिया। ध्यान देने की बात यहाँ पे है कि तृप्ति ने बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जबकि गीता ने बेकिंग पाउडर का प्रयोग किया, है ना। और दोनों ने एक ही ओवन में केक को पकाया। किसका केक अधिक फूलने की संभावना है, अपने जवाब का औचित्य दें। तो हमें प्रश्न में बताना है कि किसका केक जो है वो अधिक फूलेगा। वीडियो को पॉज करें और पहले इस प्रश्न को स्वयं हल करने का प्रयास करें। चलिए बच्चों, अब इस प्रश्न का हल देखते हैं। इस प्रश्न का हल देखने के लिए सबसे पहले जो तृप्ति और गीता ने प्रोडक्ट यूज किए हैं, है ना, उनके बारे में समझ लेते हैं। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर होता क्या है ना। अब सबसे पहले बेकिंग सोडा की अगर बात करें, बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, है ना। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। अब जब ये किसी अम्लीय पदार्थ जैसे कि दही, अम्लीय पदार्थ क्या होते हैं, जैसे दही हो गया, नींबू हो गया, है ना, दही नींबू रस, इन सब के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो CO2 उत्पाद के रूप में देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद के रूप में देते हैं, है ना। और इसी तरह की अभिक्रिया किसमें होती है? केक बनने में होती है। बेकिंग सोडा का एक और उदाहरण आप देख सकते हैं, इनो में भी बेकिंग सोडा होता है। आपके घर में जो भी सामान होता है उसके पीछे कुछ इस तरह की इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट होती है, तो आप हमेशा उसे पढ़ा करें। इनो आपके घर में अगर होगा तो आप देखें कि इनो में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो इनो भी एक बेकिंग सोडा है, क्योंकि हमने देखा है कि हम कभी कभी उसका यूज जो है वो खाना बनाने में करते हैं, है ना। इनो में क्या होता है? इनो में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है और सिट्रिक एसिड होता है ना।
और इनो का प्रयोग जो है वो क्योंकि एंटी एसिड होता है, तो हम इनो का प्रयोग किस में करते हैं, पाचन शक्ति में भी करते हैं, है ना? जब हमारे पेट में जब अम्लीय पदार्थ बढ़ जाते हैं तो पाचन शक्ति में हेल्प करता है इनो, है ना? तो इनो में भी बेकिंग सोडा होता है। ये बेकिंग सोडा के प्रयोग हमने देख लिए। तो बेकिंग सोडा, यहाँ से समझने वाली बात यह है कि बेकिंग सोडा जब किसी अम्लीय पदार्थ के साथ अभिक्रिया करेगा तो उत्पाद के रूप में क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, है ना? अब बेकिंग पाउडर की बात करें अगर हम, तो बेकिंग पाउडर क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट तो है ही, उसके साथ और तत्व भी मिल जाते हैं इसमें, जैसे सोडियम एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया, कॉर्नफ्लोर हो गया। तो हम कह सकते हैं इसमें बेकिंग सोडा तो मौजूद है, लेकिन बेकिंग सोडा के साथ और भी यहाँ पे पदार्थ होते हैं। ठीक है? अब बेकिंग वो जो पदार्थ है वो बेकिंग सोडा के साथ अभिक्रिया करके उसको बेअसर कर देते हैं, है ना? और इसका प्रयोग फिर ज्यादातर किस में होता है, ऐसे पदार्थों में होता है जिसमें अम्लीय पदार्थ हमें नहीं चाहिए, जैसे कि बिस्कुट, है ना? अब यहाँ पे आप जैसे देखते हैं कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनमें दोनों ही इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? तो इस व्यंजन विधि भी होती है जिसमें दही हो गया, ब्राउन शुगर हो गया, इन सब का इस्तेमाल होता है। तब CO2 मिलता है बेकिंग सोडा की अम्लीय पदार्थ के साथ अभिक्रिया होने से, ठीक है? और वो उभार नहीं ला पाता, तब बेकिंग पाउडर भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर वो उभार नहीं ला पाता तो उभार लाने के लिए हम बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है? तो अब आप सभी ने यहाँ पे जान लिया है कि तृप्ति और गीता ने क्या इस्तेमाल किया है और उनसे क्या होता है। चलिए अब अपने प्रश्न का हल देखते हैं। तृप्ति ने बेकिंग सोडा मिलाया था, जबकि गीता ने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया था। तो किसका केक अधिक फूलेगा? तृप्ति का केक अधिक फूलेगा। देखते हैं क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडा क्या होता है, शुद्ध सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अभी अभी मैंने पढ़ाया आपको कि वह केवल सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जबकि बेकिंग पाउडर में सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अतिरिक्त पदार्थ भी होते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा ये। तो तृप्ति के मिश्रण में सोडियम बाइकार्बोनेट अधिक होगा, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जो केक को बढ़ा देगा। जितना कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा उतना ज्यादा केक फूलेगा। तो इसमें केवल और केवल सोडियम बाइकार्बोनेट था, तो उसमें अधिक क्या उत्पाद उत्पन्न होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसका केक अधिक फूलेगा। ठीक है? तो ये इस प्रश्न का हल था। चलिए बच्चों, अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है कि टीना को एक रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में सफेद पदार्थ से ढका हुआ एक कागज मिलता है। वह कागज को प्रयोगशाला की खिड़की के पास रखती है और 5 घंटे बाद उसे घर ले जाने के लिए वापस आती है। उसने देखा कि सफेद पदार्थ जो है वो सलेटी हो गया है। अब यहाँ पे 3 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। पहला प्रश्न क्या है कि टीना को संभवतः कौन सा पदार्थ मिला है। दूसरा प्रश्न है कि पदार्थ सफेद से स्लेटी रंग में बदल गया, इस अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखें। तीसरा प्रश्न है कि दैनिक जीवन में देखे जाने वाले पदार्थ के इस गुण का एक अनुप्रयोग बताएं। 3 प्रश्न है। पहले वीडियो को पॉज करिए और इसे स्वयं हल करने का प्रयास करिए। देखिए कि आप इन 3 में से कितने प्रश्नों के हल दे पाते हैं। चलिए बच्चों, अब इसका हल देखते हैं। तो सबसे पहले पहला प्रश्न था कि उसे कौन सा पदार्थ मिला, तो इसका उत्तर बहुत ही आसान है। उसे सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड मिला है ना? उसे सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड पदार्थ मिला है। अगला प्रश्न क्या था कि जो भी यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसे हमें समीकरण के रूप में लिखना है। तो हमें सिल्वर क्लोराइड था, उसे सूर्य के प्रकाश में किया हमने। के प्रकाश में आने पर यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया हुई और सिल्वर क्लोराइड दो घटकों सिल्वर और क्लोरीन, यहाँ पे सिल्वर और क्लोराइड दो हिस्सों में बट गया। तो यहाँ पर ये इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिख दी हमने। तीसरा प्रश्न क्या था कि इसका हमें यूज बताना है कि इसका यूज कहाँ हो रहा है। तो सिल्वर हेलाइड्स, अब हेलाइड्स किन्हें कहेंगे, जैसे हमने क्लोराइड कह दिया या ब्रोमाइड कह दिया, तो सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड जिनमें आइड आ रहा है तो उसे हम सिल्वर हेलाइड्स कह सकते हैं, अलग अलग ना कहने के बजाय। सिल्वर हेलाइड्स जैसे कि सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड की वियोजन अभिक्रिया का उपयोग कहाँ पे होता है, काले और सफेद फोटोग्राफी में किया जाता है। एक यूज इसका ये हो गया। और इस प्रक्रिया को हम कहते क्या है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं फोटोकेमिकल वियोजन। फोटोकेमिकल वियोजन के रूप में जाना जाता है। फोटोकेमिकल वियोजन, वियोजन शब्द का इस्तेमाल क्यों हो रहा है अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जैसे ही सूर्य के प्रकाश में आ रहा है तो वो वहां पर वियोजन अभिक्रिया हो रही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक फोटो ये हो गया, दूसरा फोटो ये हो गया। तो इस प्रकार के
इस प्रकार की फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। आज की इस वीडियो में हमने जो भी सीखा है उसके आधार पर इन 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3। चलिए बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा और आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। आपको अभी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।